बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आप लोग जरूर देखना, क्योंकि उस पार्ट में चैप्टर 7 के शुरू के ऑब्जेक्टिव भी हैं। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन ऑब्जेक्टिव्स की, उतना ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए, या फिर वीडियो के साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये मैंने आप लोगों के डायरेक्टली एनसीईआरटी से बनाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, डेट मीन्स 31 क्वेश्चन को चेक करते हैं। Is the current that varies both in magnitude as well as directional periodically? तो ऐसा इसमें करंट जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज हो, वो भी कंटिन्यूसली, ऐसा कौन सा करंट होगा? क्या आप लोगों को डीसी करंट पता है? डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट मतलब जो वोल्टेज या फिर करंट कांस्टेंट रहे टाइम की रेस्पेक्ट में। बट इन केस ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट, वो क्या करेगा? चेंज होगा। ये देखो, पॉजिटिव साइकिल, फिर चेंज नेगेटिव, फिर चेंज पॉजिटिव, फिर चेंज नेगेटिव। दैट मीन्स कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। देखो, अब मैग्नीट्यूड इतना, अब बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, अब कम हुआ, कम हुआ। इस बार मैग्नीट्यूड के साथ साथ अब देख लो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यहाँ पे फिर देखो आप लोग, तो इसने यही तो बोला है। डेट मीन्स यहाँ क्या आंसर होगा? डायरेक्टली हमारा एसी आंसर क्या होगा? हमारा एसी, क्योंकि डीसी कभी भी चेंज नहीं होता, ना तो डायरेक्शन में ना ही मैग्नीट्यूड में। एडी करंट, आप लोगों ने एडी करंट पढ़ा था कि जो ये बल्क कंडक्टर होता है ना, मैं आप लोगों को, अच्छा देखो, इस वीडियो को देखने का यही फायदा है कि आप लोगों को आंसर तो एसी था, अल्टरनेटिंग करंट, पर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया डीसी। मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ एडी करंट। तो बेनिफिट इतना ज़्यादा हो रहा है आप लोगों को वीडियो को देख के कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल रही, उससे एक्स्ट्रा भी मे बी कि इस बार क्वेश्चन डायरेक्ट करंट पे आ जाए, मे बी एडी करंट पे आ जाए, तो आप लोग सब चीज़ों के लिए रेडी रहना। जो ये इस तरीके से सर्कुलेटिंग फॉर्म में करंट होता है ना, इसको एडी करंट बोलते हैं। क्लियर बच्चों? बल्क पीस ऑफ कंडक्टर में होता है ये, बल्क पीस ऑफ कंडक्टर में, बल्क पीस ऑफ कंडक्टर में ये होगा एडी करंट। क्लियर बच्चों? और ये कब होता है एडी करंट? आप फ्लक्स में चेंज करोगे, फ्लक्स में चेंज आएगा, स्टेप 1। उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या बच्चों, क्या अभी भी यार नींद आ रही है क्या? इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट होगा। अभी वोल्टेज, ईएमएफ का क्या मतलब है? वोल्टेज, और वोल्टेज को जब अपोज करने के लिए रेजिस्टेंस होगा तभी तो वहां पे करंट बनेगा। तो ये इंड्यूस करंट हो गया, और इस इंड्यूस करंट किस तरीके से? एडी की फॉर्म में। डेट्स वाई हम लोगों ने इसको क्या बोला? एडी करंट। अब समझ में आया एडी करंट क्या होता है और नॉर्मल करंट क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज। अब देखो बच्चों, जैसे ही हम लोग आरएमएस वैल्यू को बोलते हैं तो हमें सबको कि सर ये तो हमें पता है Vm/√2। अब ये तुम्हें नहीं, सबको ही पता है। और जब ये सबको पता है तो एग्जाम इन्हें इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों देगा? थोड़ा सा तो ट्विस्ट करना चाहेगा ना। तो उन्होंने देखो यहाँ पे ऑप्शन दे दिए, द वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होगी? पढ़ो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 पढ़ो आप लोग। 10 सेकंड में आप लोगों को देता हूं और जल्दी से पढ़ो, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। तो बच्चों हो गए 10 सेकंड, आप लोगों ने पढ़ लिया। द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ एसी विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्किट इन हाफ साइकिल दैट इज सेंट बाय स्टडी करंट। और दूसरा ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन रजिस्टर दैट इज जनरेटेड बाय स्टडी करंट। और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, जिसको नोटा बोलते हैं। हाँ, तो क्या आंसर होगा बच्चों? ध्यान रखना, आरएमएस वैल्यू एसी के लिए वो वैल्यू होगी जो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करे रजिस्टर के थ्रू, जो स्टडी करंट भी जनरेट करेगा। क्लियर हुआ? मतलब आरएमएस वैल्यू एसी वैल्यू की वो वैल्यू होगी जो जनरेट करेगी क्या? सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम अमाउंट ऑफ हीट। अब आप लोगों को पता है ना, H = I² RT, क्लास 10th। ईमानदारी से बताओ किस किस को याद है? ठीक,
तो ये इतने जूल हीट जनरेट होगी, तो वो आरएमएस वैल्यू वो वैल्यू होगी जितना स्टडी करंट हीट जनरेट करेगा। ये हीट जनरेट किसके थ्रू हुई? स्टडी करंट के थ्रू। लेट इज सपोज 10 जूल। तो आरएमएस वैल्यू ना एसी की वो वैल्यू होगी जो हीट जनरेट करेगी। आरएमएस करंट भी जो हीट जनरेट करेगी वो भी 10 जूल करेगी। अब समझ में आया? जबकि एवरेज के केस में ऐसा नहीं होता, एवरेज करंट के केस में। तो आई होप कि आप लोगों को आ गया होगा। कैसे बताओगे आरएमएस वैल्यू को? बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझा रहा है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या आरएमएस करंट वो करंट होगा जो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा जितना स्टडी करंट करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एवरेज और मीन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पीक एसी वैल्यू ओवर अ साइकिल इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन को डराने वाली बात है और कुछ नहीं है। बोल दिया इन टर्म्स ऑफ एसी पीक वैल्यू। अबे वैसे भी आरएमएस हो या एवरेज हो, दोनों पीक वैल्यू के टर्म्स में ही होती है। पीक मतलब, पीक का क्या मतलब होता है? पीक का मतलब होता है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू। पीक का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम वैल्यू। बोल देना कि ये पीक है मेरा, कि मतलब मैक्सिमम है। हाँ, तो देखते हैं एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है 2v0 अपॉन पाई, 2v0 अपॉन पाई। और जब हम लोग पाई तो अबे सबको पता है ना 1.314 v0, v0 मतलब मैक्सिमम। कोई कोई इसको vm भी लिख देता है। तो 2 अपॉन 3.14 की वैल्यू होती है 0.634 या फिर 0.637। 7 कुछ 7 नहीं ले लो, 4 नहीं, कैलकुलेशन करोगे तो 7 ही आएगा। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल के बाद सिर्फ हम लोग शुरू की 2 वैल्यू को प्रायोरिटी देते हैं, बट थर्ड वाले भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 34, द पोटेंशियल डिफरेंस V and current I flowing through an instrument in an AC circuit of frequency F are given by the power dissipated in the instrument। बच्चों देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। V भी बता दिया 5 cos ओमेगा टी, I भी बता दिया 2 sin ओमेगा टी। अब इस क्वेश्चन को आप लोग जब सोल्व करते हो ना, जो अच्छे बच्चे हैं वो देखते हैं कि V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी और I इक्वल टू Im sin ओमेगा टी, उनको ये ध्यान रहता है। और वो फिर क्या करेंगे, यहां से Vm देख लिया 5, Im देख लिया 2, और अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, तो पावर निकाल देंगे वो Vm Im बाय 2, वो यही करेंगे। असल में VRMS और इंटू IRMS फॉर्मूला होता है, और VRMS मतलब Vm अपॉन रूट 2, Im अपॉन रूट 2 IRMS, तो इसलिए Vm Im अपॉन 2 होता है। तो वो क्या आप क्या करोगे फिर 5 इंटू 2 अपॉन 2 और आंसर दोगे 5 वाट। पर बच्चों ये बिल्कुल गलत है। और देखो एग्जामिनर ने परफेक्टली, मतलब मैंने यहाँ पे परफेक्टली सी ऑप्शन ये रखा भी है, इसी वजह से रखा ताकि आप लोग यहाँ पे गड़बड़ करो, ताकि यहाँ पे आप लोग गड़बड़ करो। अब देखो गड़बड़ तो कर दी आप लोगों ने, अब चलो इसको सही तरीके से सीखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैंने गलत बताया। एक्चुअली में अगर आप लोग देखोगे तो ये कोस ओमेगा टी है और स्टैंडर्ड इक्वेशन साइन ओमेगा टी में। डेट मीन्स की सर टिग्नोमेट्री ने फंसा दिया हमें। चलो बाहर निकलते हैं फिर उससे। तो अब इस इक्वेशन को साइन में चेंज करना है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोस थीटा। तो इसको मैं कर लेता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। भाई आ गया ना कोस ओमेगा टी, 90 चेंज करता है कोस, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, डेट्स बाय 5 कोस ओमेगा टी। और आई की वैल्यू देख लो यहां पे 2 साइन ओमेगा टी। अब सही है। तो अब देखो बच्चों, जब यहां पे इंक्लूड हो गया फेजर एंगल, तो पावर का फॉर्मूला जो 1 बाय VRMS IRMS था उसके साथ कोस फाई भी आएगा, VI कोस फाई। आप लोग अगर ये फॉर्मूलाज आप लोगों को याद नहीं है तो वीडियो मेरी देखना, पूरी डिटेलिंग वीडियो, चैप्टर पढ़ाया हुआ है, सब चीजें हैं। VRMS कितना है हमारा 5 बाय रूट 2, IRMS कितना है हमारा 2 बाय रूट 2, वही सेम। चेंज क्या है कोस फाई का, कितने एंगल दोनों के बीच में 90 और कोस 90 वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0, तो
तो जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना होगा, 0 वाट। फिर इतना सिंपल था यार, बताओ इसका आंसर क्या है, इसका मतलब ए। पर हम लोगों ने क्या गलती की यहाँ पे, हम लोग किस पे आंसर लगाते हैं, सी को। सी बिल्कुल गलत है, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा आप लोगों को थोड़ा सा और बताऊं इसमें, चलो थोड़ा सा और सीख लेते हैं नोट करके। एक्चुअली में ना जब फेजर एंगल कोस फाई जब भी 90 होगा तो इसका ये मतलब है कि वहां पे प्योर एल सर्किट और प्योर सी सर्किट है, प्योर एल सर्किट और प्योर सी सर्किट। और जब भी प्योर एल सर्किट और प्योर सी सर्किट होगा तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि हमेशा पावर 0 ही होगी। अभी पता लग गया फॉर्मूले से, हालांकि इसका डेरिवेशन है प्रॉपर, पर हमें इसको ध्यान रखना है बच्चों। आप लोगों से ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि पावर कितनी होगी प्योर एल और प्योर सी सर्किट के लिए। तो आप लोगों को समझ में आया कि सर जब भी इंडक्टिव सर्किट होगा या कैपेसिटिव सर्किट होगा प्योर, तो वहां पे पावर जो डेसिपेट होगी वो हमेशा 0 होगी। तो इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट के लिए अगर पावर आप लोग डेसिपेट करनी है तो उसके साथ आर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट बल्ब इज रेटेड, लाइट बल्ब रेटेड है किसके लिए, 220 वोल्ट 100 वाट के लिए। आरएमएस वैल्यू पूछी है करंट की और पीक वोल्टेज थ्रू द बल्ब रेस्पेक्टिव। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी कभी कुछ गिवन ना हो तो हमेशा आरएमएस वोल्टेज होगी। तो ये 220 कैसी वोल्ट है, आरएमएस वोल्ट वोल्टेज, बहुत बढ़िया। पावर कितनी है, 100 वाट, ये भी बहुत बढ़िया बात है, हमें पता है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, P इक्वल टू वी आई। आरएमएस करंट फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो P अपॉन वी आर एम एस। तो 100 वाट अपॉन 220, 100 को जब 220 से करोगे तो करंट निकलेगा हमारा, और करंट कितना निकलेगा हमारा, बताओ कैलकुलेशन करके। 100 अपॉन 220 करोगे तो 0.450, यानी कि ये हो गया। अच्छा अब आर को वोल्टेज निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 0.450 इसी में ही है, पर हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो 100 इक्वल टू 220 इंटू 220 आर। 0 से 0 कैंसिल आउट, चेक करो दोनों 0 कैंसिल आउट, तो आर ऊपर हो गया 22 इंटू 22, तो कितना आ गया 484 ओम। और अगर हमारा आर 484 ओम है तो हमें वोल्टेज निकालनी है। वोल्टेज कैसे निकालनी थी मुझे यहाँ पे, पीक वोल्टेज। अच्छा ये तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस हम लोगों ने एक्स्ट्रा निकाल लिया। जो अभी हमने बच्चों इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस निकाला था वो तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया, बट चलो इस बात में बढ़िया हुआ कि हमने रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, अगर एग्जाम में पूछ लेता तो। अच्छा आगे देखते हैं, आगे क्या फाइंड करना था हमें इसमें, आगे हमें फाइंड करना था यहाँ पे हमें पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज हमें पता ही है वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाई रूट टू। तो पीक वोल्टेज भी निकाल लेते हैं। आर एम एस कितना है यहाँ पे, आर एम एस करंट 220 और रूट टू मल्टीप्लाई में चला गया क्योंकि वो डिवाइड में था। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 311 वी एम अप्रोक्सीमेट, मतलब डेसिमल में कुछ होगा बट हमारा इतना चल जाएगा काम। रूट टू की वैल्यू आप लोग पता है ना 1.414। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ चार्जेस आर, बहुत बढ़िया, गुड चार्ज बैड चार्ज। क्या बच्चों ये लग रहा है क्या, नहीं ना, पॉजिटिव एंड नो चार्ज, बहुत गलत, नन ऑफ दिस, बिल्कुल भी नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। कौन सा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव, और प्रोटॉन क्या होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट, इन द ऑब्जेक्ट शोन बिलो द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर ग्रेटर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसने कहा है कि नेगेटिव चार्ज बड़ा है किससे, पॉजिटिव से, तो क्या होगा वहां पे। आप लोगों को पता है बच्चों जब भी नेगेटिव चार्ज हो गया ज्यादा इन द ऑब्जेक्ट शोन, अच्छा ऑब्जेक्ट शोन होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो शोन हो नहीं रहा बच्चों। कोई नहीं, अगर नहीं शो हो रहा तो मैं आप लोगों के लिए कुछ देखता हूँ कैसे करते हैं हम लोग। चलो अच्छा, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें ये तो पता चल रहा है ना कि
क्या पता चल रहा है हमें यहाँ पे? हमें ये समझ में आ रहा है कि चार्ज है वहाँ पे, और क्या चार्ज है, निगेटिव ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव कम है। सपोज करो ये 10 है और वो 100 है, या फिर 20 मान लो, तो 10 से 10 जो इसके निगेटिव के 10 थे, वो उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर लिया, और बचे क्या, ओवरऑल 10 निगेटिव बचे। एक बार फिर से सुनो, निगेटिव ज़्यादा थे, मैंने 20 मान लिया, 200 मान लो, 2000 मान लो, 15 मान लो, जितने मर्जी उतने मान लो, निगेटिव क्योंकि ज़्यादा है और पॉजिटिव कम। तो पॉजिटिव जो कम थे ना, वो 200 में से अगर 200 का एग्जांपल लूं तो 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो गया। अब बचा क्या, 190 नेगेटिव बचा। 190 नेगेटिव बचा तो क्या आंसर होगा इसका, नेगेटिव चार्ज। सिंपल था ना बच्चों। अच्छा, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट है यार, बताओ ना मुझे कि सर ये वाला क्वेश्चन में डाउट है, इस वीडियो इसको दोबारा बताओ, या फिर वीडियो को दोबारा से देख लो, पॉज करके फिर से उस क्वेश्चन को चेक करो। और प्लीज भाई लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बच्चों आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं तो इतना तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शो टू चार्जेस क्लोज टू ईच अदर। अच्छा, फिगर में शो हो रहे हैं दो चार्ज है, वो एक दूसरे क्लोज है, और फिगर नहीं है यहाँ पे, मैं बना देता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के पास है। और ये कह रहा है कि चार्जेस विल क्या करेंगे, चार्ज हमें पता है कि अपोजिट अपोजिट क्या करता है एक दूसरे को। एक लड़का, एग्जाम्पल सही नहीं रहेगा, हालांकि आप लोग समझ चुके हो मैं क्या एग्जाम्पल लेने वाला था। अच्छा, तो हमें पता है कि डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आंसर, कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट, और सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, वेदर इट इज निगेटिव निगेटिव। सिमिलर तो दोनों ही है, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिपेल। तो यहाँ पे क्या आंसर है, अट्रैक्ट, क्योंकि यह डायग्राम में प्लस और माइनस था। सिंपल ही है क्वेश्चन बच्चों, ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेगेटिव चार्ज रोड इज शॉन बिलो। अच्छा, नेगेटिव चार्ज बच्चों ये थोड़ा सा डायग्राम वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहेगी आप लोगों को। नेगेटिव चार्ज रोड इज गिवन शॉन बिलो, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये रही नेगेटिव चार्ज रोड हमारी, कितना चार्ज है इस पे, -4e। व्हेन इट इज रब ओवर एन ऑब्जेक्ट टू नेगेटिव चार्ज आर ट्रांसफर टू ऑब्जेक्ट। जब इसको इस ऑब्जेक्ट से रब किया गया तो क्या कहा इसने, टू नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गए इस ऑब्जेक्ट पे, जो ये ऑब्जेक्ट था ना इस पे, और ये रोड थी हमारी। देन द चार्ज ऑन द रोड रिमेन्स इज, भाई जब इस -4e में से दो नेगेटिव इस पर ट्रांसफर हो गए तो रोड पे अब कितना बचा, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन, कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं आता मैंने भी कैसे क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए, इतने सिंपल क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए है ना। बट बच्चों क्या करूँ, सीबीएसई का लेवल इतना है, आईआईटी जेईई मेंस एडवांस या नीट लेवल पे थोड़ी ले जाऊंगा, जो रिक्वायरमेंट होगी लेवल की वही तो रखूंगा बच्चों। कॉन्फिडेंस भी तो आप लोगों का बिल्ड हो रहा है, इससे हाई हो गया एकदम से कि हाँ सर सब आ रहे हैं। तो जब दो इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर हो गए तो रोड पे कितने बचे, कि सर माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन ही तो बचे, तो डेट मीन्स क्या आंसर होगा, 2 नेगेटिव चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिस्टम कंटेनिंग 2 बॉडीज ए एंड बी। एक सिस्टम है, इन ए सिस्टम कंटेनिंग 2 बॉडीज ए एंड बी, द नेट चार्ज इक्वल। एक सिस्टम है जिसमें 2 बॉडीज हैं और एक ये बॉडी 1 हो गई ए और ये बॉडी बी हो गई, और ये सिस्टम हो गया पूरा का पूरा। इसने कहा नेट चार्ज क्या होगा, तो जाहिर सी बात है नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज होगा बच्चों क्यू नेट क्यू ए प्लस क्यू बी, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट जुड़ेगा, अदरवाइज ना बच्चों हम लोग यहाँ पे एंगल देखते, बिकॉज फिर वेक्टर एडिशन यूज होता। तो इसका आंसर है चार्ज ऑन ए प्लस चार्ज ऑन बी, सी। डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया इज, अरे वाह खुश हो गए होगे सर, ये तो याद है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अच्छा 230 वोल्ट भी हो सकता है 50 हर्ट्ज। अच्छा, डोमेस्टिक की जगह अगर उन्होंने पूछ लिया 3 फेज सप्लाई, फिर क्या करोगे, 440 वोल्ट।
फ्रीक्वेंसी को हमारे डबल कर देना, ये तब भी 50 हर्ट्स ही रहेगी। बच्चों हमारे पूरे इंडिया में सारे के सारे अप्लायंसेस 50 हर्ट्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। फॉरेन कंट्री में कुछ कुछ कंट्रीज़ में 60 हर्ट्स यूज़ किए जाते हैं, 60, 10 हर्ट्स ज़्यादा इससे। द मेन रीज़न फॉर प्रेफरिंग यूजेज ऑफ AC वोल्टेज ओवर DC वोल्टेज, भाई क्या मेन रीज़न है कि AC वोल्टेज ज़्यादा प्रीफर की जाती है DC के ऊपर रख के, मतलब DC को क्यों कम यूज़ किया जाता है, कहने का मतलब ये है। देर आर नो DC जनरेटर, DC जनरेटर नहीं है इसलिए AC को यूज़ किया जाता है, ऐसा तो नहीं है। DC बैटरीज आर ऑफ लो वोल्टेज, ऐसा भी नहीं है कि DC बैटरी छोटी होगी, नहीं, आप लोग बड़े ही बना लो। AC वोल्टेज कैन बी इजिली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वोल्टेज टू अदर बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, बिल्कुल सही। एक्चुअली में ना DC को ट्रांसफर करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है, बट AC के लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती अगर क्या ना होता हमारे पास, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर ने ये सारी चीज़ें ईजी कर दी, इसको ध्यान रखना कि ट्रांसफॉर्मर ने सब चीज़ें ईजी कर दी। अल्टरनेटिंग करंट इज सो कॉल्ड बिकॉज 0 से 5 वोल्ट। अबे AC तो कितनी भी हो सकते हैं, 10 से 15 वोल्ट, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रहे बच्चे डायरेक्टली गलत कर रहे हैं कि ये आंसर नहीं हो सकता कभी भी। करंट इज स्विच ऑन एंड ऑफ अल्टरनेटली, ये भी गलत, ऐसा तो नहीं है। पोलैरिटी अल्टरनेट्स, बच्चों अल्टरनेटिंग करंट का मतलब यही होता है, अल्टरनेट हो रहा है वो करंट, मतलब उसकी पोलैरिटी अल्टरनेट हो रही है, नेगेटिव टू नेगेटिव विद टाइम। ये तो गड़बड़ हो गया बच्चों, देख रहे हो आप लोग कि क्या गड़बड़ हुआ इसमें। इसमें क्या किया इन्होंने गड़बड़, इन्होंने बोल दिया पोलैरिटी। अच्छा मैं इसमें एक चीज़ देखता हूँ बच्चों आप लोगों के लिए, कि ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कि गलती से वो पोलैरिटी ही लिख दिया और वहाँ पे कुछ और हो। एक सेकेंड, इसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। बच्चों मैंने चेक कर लिया है, इसका ऑप्शन है पोलैरिटी अल्टरनेट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विद टाइम, या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव विद टाइम। आप लोगों को पता है ना यार AC करंट कैसा होता है, प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस। तो ये आंसर इसका, पोलैरिटी अल्टरनेट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव विद टाइम। क्लियर बच्चों। कहीं कहीं पे थोड़ा सा बच्चों टाइपिंग मिस्टेक है यार, इसको थोड़ा इग्नोर करके चलना। इन अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली वोल्टेज एंड करंट आर, कि सर मज़ा आ गया, अब आ गया सिविल वाला फंडा। क्या बताया था, सिविल हमारे ना 3 एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट, 3 एलिमेंट है बेसिक। कौन कौन से, कि सर R है, L है और C है। तो भैया R तो इसमें नहीं है ना, तो 0, जिसका कोई नहीं होता उसका 0 होता है। अभी मैथ्स और फिजिक्स में 0 ही होता है। L तो इसमें आ रहा है, यानी कि L का लॉजिक है। C भी इसमें आ रहा है, इसका लॉजिक है। पर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में भी ये समझाया था। अच्छा डिटेलिंग वीडियो में सब चीज़ें बताई गई, ये तुक्के नहीं, वहाँ पे हर चीज़ समझाई गई है। यहाँ पे तो ये इसलिए है ताकि टाइम सेव हो जाए। तो L और C को छोड़ दो क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, पूछा ही नहीं। तो R 0, इसका मतलब 0 का मतलब V और I सेम फेज में होंगे, तो इन फेज, सेम फेज का मतलब इन फेज, ना तो 90 ना 180 ना 120। मज़ा आ गया बच्चों क्वेश्चन करने में, है ना। नेक्स्ट, इफ IM इज द मैक्सिमम करंट देन द एवरेज वैल्यू ऑफ पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टेंस R ओवर अ साइकिल। यू नो वेरी वेल, P इक्वल टू होता है I स्क्वायर R। P इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I स्क्वायर R। और अगर I स्क्वायर R होता है तो अब बता दो फटाफट से क्या आंसर होना चाहिए इसका। सोचो बच्चों फटाफट से, 2 सेकंड देता हूं मैं और मुझे बताओ, फिर मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं। सोच लिया कि सर हमें समझ में आ गया कि ये आई नहीं है, ये RMS है। अगर DC सप्लाई की बात होती क्लास 10 तक तब तो सही था ये, अब ये AC की बात चल रही है और ये I क्या है, RMS। और RMS का मतलब होता है IM/√2 उसका स्क्वायर। डैट मीन्स सर इसका आंसर होगा I²M/R/2। तो हमें आंसर ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, कौन सा सही है, C। नेक्स्ट, द RMS करंट इज रिलेटेड टू पीक करंट, कि सर ये तो रट गया है, कैसे क्वेश्चन करा रहे हो, ये बोलना चाह रहे हो।
रटे नहीं, आप लोगों ने बहुत मेहनत कर ली। Im/√2 ये फॉर्मूला होता है और 1/√2 का मतलब होता है 0.707 Im बच्चों मैंने बताया था अभी थोड़े पहले भी, आई नोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 0.707 आई नोट, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट, इफेक्टिव वोल्टेज Vrms इज रिलेटेड टू पीक वोल्टेज, फिर से वही सी आंसर, बस पिछली बार करंट के टर्म्स में था, इस बार वोल्टेज के टर्म्स में। Vrms इक्वल टू Vm/√2। सिंपल है बच्चों चैप्टर। फेजर डायग्राम शो, फेजर डायग्राम क्या शो करता है? फेजर डायग्राम ना बच्चों हमारा क्या शो करेगा? फेजेस ऑफ मैटर गलत, एंगुलर स्पीड बिल्कुल गलत, फेज ओनली गलत, तो क्या बचा ये? इसको ना याद रख लेना, डेफिनेशन में भी मैंने बहुत समझाया है। फेजर रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कांस्टेंट एंगुलर स्पीड शो करता है ये। इसको थोड़ा सा बच्चों याद रखना, ऐसा ना हो कि आप लोग गड़बड़ करके आ जाओ। वेक्टर्स शो कर रहा है या फेजर शो कर रहा है जो रोटेट हो रही है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट, एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर ओवर वन कंप्लीट साइकिल। अब देख लो बच्चों, अभी थोड़े पहले ही बताया था, ये डायरेक्ट आंसर आप लोग 0 पे टिक करोगे, इसमें नहीं गड़बड़ होनी चाहिए यार। बताने के बाद भी बताया था ना कि प्योर एल और प्योर सी सर्किट के लिए, भूल गए? प्योर एल और प्योर सी सर्किट के लिए। वीडियो पॉज करो, पीछे ले जाओ बैक, और तब देखो। एंगल फेजर एंगल बनता है π/2 और फॉर्मूला होता है Vrms Irms cos फाई या cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, डेट्स फाई डायरेक्ट 0 आंसर। अच्छा, दूसरी बात, इसका डेरिवेशन भी मैंने बताया था, डेरिवेशन भी है इसका, पर डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली द करंट, अबे यार कितनी बार ये क्वेश्चन होगा, है ना? यही तो कहना चाह रहे हो। होने दो बच्चों, प्रैक्टिस करनी है बहुत बहुत। सी और एल, इंडक्टर के लिए पूछा तो इंडक्टर के लिए पहले वी, फिर आई, फिर एल, विल, यही तो लिखा हुआ है। तो वोल्टेज लीड कर रही है करंट से, इसको उल्टा क्या बोलोगे? करंट पीछे है, लैग है वोल्टेज से। तो इसने करंट, ये तो पूछा कि करंट क्या होगा, तो क्या बोलोगे? लैग द वोल्टेज। वेरी गुड। नेक्स्ट, एवरेज पावर सप्लाइड टू अ कैपेसिटर और वन कंप्लीट साइकिल, क्या आंसर होगा बच्चों? 0 आंसर। कि सर अब तो कोई ज़रूरत है ही नहीं समझाने की, मत एक्सप्लेन करो, मैं फिर भी बता देता हूँ। प्योर एल के लिए और प्योर सी के लिए ऑलवेज आंसर 0 पावर का। अच्छा देखो, यहाँ पे एक अच्छी बात है, आप लोगों को एग्जामिनर बड़ा सा क्वेश्चन बना सकता है, बहुत सारी डिटेल दे देगा और फिर पावर निकल आएगा और आप लोग आंसर निकाल रहे होगे, जबकि डायरेक्ट आंसर उसका 0 होगा। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में भी दे सकता है खतरनाक सा, और फाइनल इसमें मैं लिख देता प्योर सी सर्किट के लिए, तो डायरेक्ट आंसर इसका 0 हो जाएगा। इफ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, फिर से वही सिविल, तो सिविल के लिए क्या हो रहा है? सी के लिए आई वी, सी आई वी था ना, तो आई लीड्स वी, तो यानी कि लीड्स द वोल्टेज। नेक्स्ट, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट सप्लाइड विद एसी, अब क्या होगा? इसने कहा है कि सीरीज एलसीआर, सोचो। अच्छा, 4 ऑप्शन मैं आप लोगों को 10 सेकंड फिर से देता हूँ और सोचो, और अब मुझे आप लोग आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, नहीं तो फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। मौका है आप लोगों के पास खुद से सोचने का, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। सोच लिया बच्चों? मैं बताऊँ? अच्छा, ऑप्शन पढ़ो पहले क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इन सीरीज एलसीआर सर्किट सप्लाइड विद एसी, फर्स्ट ऑप्शन करंट इन आर एंड सी इज सेम बट डिफरेंट इन एल, करंट इन एल आर इन सेम बट डिफरेंट इन सी, करंट इन एल एंड सी इज सेम बट डिफरेंट इन आर, करंट इन एल सी आर इज सेम। अच्छा, सीरीज एलसीआर सर्किट है ना, बनाए एल सी आर, बना लिया, बहुत बढ़िया। सी के सिंबल में और वोल्टेज के सिंबल में, बैटरी के सिंबल में थोड़ा सा ध्यान रखना, टर्मिनल्स बड़े छोटे हैं, बैटरी होगी, टर्मिनल्स इक्वल है तो कैपेसिटर होगा, ये एल, ये सी, ये आर। अब देखो बच्चों, जब यहाँ से आई करंट फ्लो होगा, क्योंकि वोल्टेज आपने कनेक्ट कर दी, बैटरी सोर्स कनेक्ट कर दिया, तो जो करंट फ्लो होगा ना सीरीज में, कैसा होता है यार? क्यों शर्म शर्म मतलब मुझे भी आ रही है इसको सोचते हुए कि करंट हमेशा सीरीज में सेम होता है, आई के इक्वल।
सीरीज सर्किट में। दैट मीन्स क्या आंसर होगा, करंट इन एल सी आर सेम। नेक्स्ट, इफ वी एल वी आर वी सी एंड वी रिप्रेजेंट अक्रॉस द इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड द सोर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फेजर डायग्राम। अच्छा, बहुत बढ़िया, हमें डायग्राम रटा हुआ है कि सर करंट के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाएंगे, फेजर डायग्राम। क्यों बनाएंगे? क्योंकि करंट तीनों का सेम है, वोल्टेज सेम फेज में होते हैं रेजिस्टेंस के लिए। अच्छा, एक बार मैं आप लोगों को बता ही दूँ फिर से, बोर मत होना। सिविल करंट आगे होगा, करंट आगे होगा, अगर करंट आगे है तो कैपेसिटर की वोल्टेज पीछे होगी, जाहिर सी बात है, आई वी। इंडक्टर के लिए वोल्टेज आगे होगी, तो इंडक्टर की वोल्टेज आगे बना दो, वी एल। ये भी एंगल और ये भी एंगल, स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 डिग्री बनता है, तो वी एल वी सी के बीच में 90 90 180। अच्छा, अब ऑप्शन देखते हैं। वी एल एंड वी सी आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ये वी एल और वी सी क्या 90 डिग्री पे एक दूसरे से? वी एल एंड वी सी डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर, बिल्कुल सही, अपोजिट तो हैं दोनों एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट तो हैं, तो अपोजिट तो हैं दोनों एक दूसरे से। देख लेते हैं फिर आगे पढ़ के क्या है। वी एल एंड वी सी आर डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर, वी आर लीड्स वी सी बाय 90 डिग्री। ये वी आर लीड कर रहा है वी सी से 90 डिग्री से, तो ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। क्या यही आंसर है बच्चों? क्या यही आंसर है? अच्छा, इसमें ना वी आर लीड्स बोला वी सी से 90 डिग्री। अच्छा बच्चों, एक चीज देखो, मैंने ना जल्दी जल्दी में कुछ गलत पढ़ा है। आप लोगों ने सुना क्या गलत पढ़ा है? मैंने पढ़ा वी एल एंड वी सी आर डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर, जबकि यहां क्या लिखा हुआ है? वी आर एंड वी सी आर डायरेक्टली। क्या वी आर और वी सी डायरेक्टली अपोजिट टू है? तो मतलब ऑप्शन गलत। वी एल एंड वी सी आर डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर, बिल्कुल सही, एक दूसरे से अपोजिट है ना। अभी मैंने जो बाय मिस्टेक गलत पढ़ लिया उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि ये वी एल था, मैंने इसको वी आर को वी एल पढ़ लिया। तो वी एल एंड वी सी आर डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर एंड वी आर लीड्स वी सी बाय 90 डिग्री। वी आर ऊपर है 90 डिग्री, तो इसका आंसर सी होगा। बच्चों अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना, मैं दोबारा से बता दूंगा। वीडियो को पॉज करना, दोबारा से देख लेना वापस पीछे ले जाके थोड़ा सा। इफ वी एम एंड आई एम आर पीक वोल्टेज करंट, इम्पिडेंस जेड इन ए सी सर्किट क्या होगा? जेड इक्वल टू जेड या आर, एक इम्पिडेंस एक रेजिस्टेंस है, दोनों ही वोल्टेज बाय करंट होते हैं। ओम्स लॉ से देख लो यार, डीसी में पढ़ा तो था वी और आई के रेशो को, तो जब एसी की बात आई तो वी एम आई एम कर लो, सिंपल है। नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन बढ़िया। द करेक्ट इक्वेशन फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट एक्साइटेड बाय एसी इज। ये चेक करनी पड़ेगी इक्वेशन भाई, क्या उनसी इक्वेशन बिल्कुल सही होगी। अच्छा, इस इक्वेशन में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक्चुअली में ना इस इक्वेशन को मैं सही कर देता हूँ। इस इक्वेशन में प्लस माइनस छूटे हुए हैं, तो डी क्यू स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाई टी टी प्लस क्यू अपॉन सी, फिर प्लस फिर प्लस, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस। प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए भाई बच्चों थोड़ा सा एडजस्ट करोगे आप लोग, प्लस। अब देखते हैं एलसीआर सर्किट, पहले एक बार मैं बना लूँ। ये एल, ये सी, ये आर, अभी पीछे भी बनाया था पर फिर से मैंने बना दिया। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे आई करंट फ्लो हो गया। ये वी वोल्टेज है, ये वी एल, ये वी एल, ये वी सी और ये वी आर। तो चेक करते हैं बच्चों यहाँ पे क्या सीन है इसका, चेक करें। वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी? वोल्टेज की इक्वेशन क्या क्या होती है? वोल्टेज की इक्वेशन बच्चों आप लोगों को पता है? वोल्टेज की जो इक्वेशन होगी ना वो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ। वो होगी एल डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाय डी टी प्लस प्लस क्यू बाय सी। क्या है बच्चों यहाँ पे v की इक्वेशन? असल में ना आप लोग देखो, एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर का मतलब पता है क्या है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर।
और ये है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो इस V की वैल्यू कितनी होगी, Vm साइन ओमेगा टी। डायरेक्ट ये फेजर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड की इनको नहीं हम डील करते हैं यहाँ पे, इसलिए डायरेक्टली प्लस हो गए। क्लियर, फेजर में यही होगा बच्चों। ये अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है ना तो ऑब्जेक्टिव सीरीज में पॉसिबल नहीं है, आप लोग मेरी डिटेल वीडियो देखना, वहां पे पता लग जाएगा ये इक्वेशन कैसे हुई। नेक्स्ट, द करंट इन सीरीज LCR सर्किट एक्साइटेड बाय AC ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज रिप्रेजेंटेड बाय, हमें पता है करंट की इक्वेशन होगी Im साइन ओमेगा टी, डायरेक्ट पता है। अच्छा, इसमें ना ओमेगा टी प्लस फाइव था ये। फॉर अ सीरीज LCR सर्किट द इनपुट इम्पिडेंस एट रेजोनेंस, देखो इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जेड स्क्वायर आर प्लस, सॉरी मैं इसको सही कर देता हूँ, जेड स्क्वायर आर नहीं था वो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका इम्पिडेंस का। पर रेजोनेंस के केस में ना जब भी रेजोनेंस वर्ड आ जाएगा तो हमें पता है रेजोनेंस कब अकर होता है, यही पूछ ले अगर आप लोगों से रेजोनेंस कब अकर होता है, तो आप लोग बोलोगे सर जब एक्सएल और एक्सी इक्वल होंगे। इसको नोट करके स्पेशल ध्यान रखना बच्चों, आना ही आना क्वेश्चन है यहाँ से। रेजोनेंस कब होगा बच्चों, रेजोनेंस जब एक्सएल और एक्सी इक्वल होंगे, और एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/LC, ओमेगा ऊपर चला गया ओमेगा स्क्वायर और ये LC नीचे आ गया, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 1/√LC, ये ओमेगा की वैल्यू है। और आप लोगों को पता है कि ओमेगा मतलब होता है 2πf, तो 1/√LC। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में पूछूं तो आप लोग बोलोगे सर 1/2π√LC, ये भी पूछ लिया जाए तो इसका भी ध्यान रखोगे आप लोग, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसका भी ध्यान रखोगे भाई, ये पूछ सकता है। इस कंडीशन का भी ध्यान रखोगे भाई, एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल होंगे। अच्छा अब देखो रेजोनेंस पे पूछा है, तो जब एक्सएल और एक्सी इक्वल है दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बचा √r², तो मतलब √r² से r बाहर, तो क्या आंसर होगा, इक्वल्स द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट रेजोनेंस द करंट इन LCR सर्किट इज, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/Z। अब रेजोनेंस पे हमें पता है कि रेजोनेंस पे क्या होगा, रेजोनेंस पे Z की वैल्यू R के बराबर, डेट मीन इस कंडीशन में मिनिमम वैल्यू हो गई, एक्सएल और एक्सी का तो इफेक्ट खत्म हो गया, तो Z = R मिनिमम, और जब नीचे वैल्यू मिनिमम होगी तो I की वैल्यू मैक्सिमम, तो रेजोनेंस पे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। इसको भी ध्यान रखना, रेजोनेंस पे पूछ ले इंपेडेंस कितना होगा, तो कितना होगा मिनिमम, नोट करके रखना बच्चों इन बातों को भी, है ना। मिनिमम क्यों हुआ अभी देखा था हमने, क्योंकि एक्सएल और एक्सी खत्म हो गए, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर दिया रेजोनेंस कंडीशन पे सिर्फ। नेक्स्ट, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज गिवन बाय, शार्पनेस कैसे गिवन होगी, शार्पनेस गिवन होने के लिए ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब बाय अ डायमेंशनलेस नंबर नोन एज क्यू फैक्टर। शार्पनेस मैंने भी क्या बताया, इस नोट को आप लोग लिख लेना, दोबारा से वीडियो में बोल देता हूँ कि शार्पनेस कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, एक डायमेंशनलेस नंबर से, डायमेंशनलेस नंबर से डिफाइंड किया जाएगा। इस डायमेंशनलेस नंबर को बोलते हैं हम लोग क्यू फैक्टर, ठीक बच्चों, इससे डिफाइंड किया जाएगा। और क्यू फैक्टर का मतलब होता है, ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। चलो हम इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेंगे इसका कि ω0L/R, ये बी आंसर है इसका, ठीक। हालांकि मैं आप लोगों को चलो थोड़ा सा बता ही दूँ, क्यू फैक्टर कभी उससे ना पूछ लेगा एग्जामिनर। क्यू फैक्टर का मतलब होगा एक्सएल और एक्सी अपॉन आर एट रेजोनेंस कंडीशन पे, मतलब चाहे एक्सएल अपॉन आर कर लो, चाहे एक्सी अपॉन आर कर लो, कुछ भी कर लो, दोनों पर सेम फॉर्मूला आना है, सोल्व करके ω0L/R, या फिर VL और VC अपॉन V, कब, एट रेजोनेंस। बच्चों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी तो, और
आप लोग इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मैंने इस वीडियो का पहले वाली वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दिया है, आप लोगों को दिख रही होगी पहले वाली वीडियो, इस पर क्लिक करो और डायरेक्ट आप फर्स्ट शुरू के ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। इसी तरीके से शुरू के 6 चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव सीरीज है, उसको भी आप सोल्व करो।